रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। डस्का में कल ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। वो इंतखाब जहां पर हमने देखा था एक बहुत बड़ा दंगल हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान, और बहुत लड़ाई थी। काफ़ी ज़्यादा एक सियासी हलचल उस हल्के से मची जो कि आपकी मरकज़ी सियासत का हिस्सा बन गई। वो इंतखाब जो उसका नतीजा था वो इलेक्शन कमीशन में चैलेंज हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। बहरहाल अब वहाँ पर दोबारा इंतखाब हो रहा है। नई इंतज़ामिया है, नई इंतज़ामिया इंश्योर कर पाएगी फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस और पीसफुल इलेक्शंस, क्योंकि बदकिस्मती से 2 अफराद की जानें भी गई थी। बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात की बौछार थी दोनों जानिब से। कल जाहिर है जो हुकूमत होती है, हुकूमत के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, तो हुकूमत क्या अपनी ये जिम्मेदारी बिल्कुल उसी तरीके से निभा पाएगी जिस तरह उनसे तवक्को की जा रही है इदारों की जानिब से भी, और सियासत के जो ऐवान है वहाँ से भी, और आवाम की तवक्कुआत भी हुकूमत से हैं। कुछ तो हम इस मामले पे बात करेंगे। दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक बहुत बड़ी सियासी डेवलपमेंट होती हुई नज़र आती है। जहांगीर खान तरीन साहब जो कि इमरान खान साहब के सबसे करीबी साथी हैं और जिनका बहुत अहम किरदार था जब हुकूमत बन रही थी, इत्तेहादियों को साथ लाने के लिए किसी को वो जहाज़ में बिठा के ला रहे थे, किसी से वो मिलने जा रहे थे, कोई उनकी गाड़ी में आ रहा था। बहरहाल वो हमें एक फ्रंट मैन के तौर पे नज़र आते थे, और अब वही जहांगीर खान तरीन कहते हैं कि मुझे दोस्ती रखा जाए और मुझे मजबूर ना किया जाए और मामलात को दुश्मनी की तरफ ना लेकर जाया जाए। उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं। वो लोग आम लोग नहीं हैं, पार्लियामेंट में ऐवान में बैठे हुए पार्लियामेंटेरियन हैं, सूबाई पार्लिमान में भी और मरकज़ी पार्लिमान में भी। तो क्या उनके साथ जब MNAs और MPAs और सूबाई वुज़रा खड़े थे तो जहांगीर खान तरीन साहब हुकूमत को ये बता रहे थे कि उनके साथ दुश्मनी महंगी पड़ सकती है? एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी। क्या इसको हुकूमत पॉलिटिकली देख रही है? हुकूमत की तरफ से एक ही जवाब आ रहा है जी कि हम अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कर रहे हैं, और पहले लोग गिला करते थे हम अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे, अब हम कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी तनकीद। और ये दूसरा मामला हम आज के प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे। जो तीसरा एक मामला है वो ज़ाहिर है महंगाई के हवाले से है। हुकूमत कितनी कामयाब रहेगी महंगाई को ख़त्म करने के लिए, क्या पॉलिसियाँ बनेंगी? हमें लग रहा है कि शौकत तरीन शायद बहुत जल्दी अपने नैब के केसेस से फारिग नहीं होंगे, वो उस एडवाइजरी काउंसिल को आके चेयर नहीं कर सकेंगे जो हुकूमत बनाना चाहती है। IMF के साथ अगर शराइत रीनेगोशिएट नहीं होंगी तो क्या महंगाई का तूफ़ान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कम कर पाएगी? तीनों मामलात अपने मेहमानों के सामने रखेंगे जी। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इब्राहिम खान साहब, जो कि जनूबी पंजाब से भी हैं। तो जनूबी पंजाब की सियासत इस वक्त काफ़ी मरकज़ निगाह है, तो इनसे पूछेंगे कि वहाँ पे जहांगीर खान तरीन साहब का जसर रसूख है वो PTI को कितना नुकसान पहुँचा सकता है, कितने लोगों को इम्कानात नज़र आते हैं। राना मकबूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, सेनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा है। राना साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर इमामदीन शौकीन साहब। इमामदीन साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, इससे पहले सूबाई असम्बली का हिस्सा भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया इमाम साहब आपका भी। गुफ्तगू का आगाज़ में इब्राहिम खान साहब आपसे ही करना चाहूँगी। जहांगीर खान तरीन खान साहब के बहुत ही करीबी साथी थे और उनका असर रसूख है, और वो हफीज़ शेख के इंतखाब में भी हिमायत ले रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और जो एतमाद का वोट लिया वज़ीर आज़म ने उसके लिए भी वो वोट मांगते फिर रहे थे। क्या वाकई तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसे लोग हैं जो उनको दीवार के साथ लगाना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से उनको हदफ बनाया जा रहा है? देखिए, हर पार्टी में जब वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है तो उसमें लोगों की जाती चपकलेशें और जो जात पसंद नापसंद उसमें एक फैक्टर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन मेरे ख्याल में उससे ज्यादा कोई ब्यूरोक्रेटिक हैंड जो है वो उसमें मुझे तो ज्यादा नजर आ रहा है, जो कि समहाउ वीक करना चाह रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। जो तरीन साहब के खिलाफ केसेस है वो तो देखिए, एक चीज अदालती कार्रवाई है वो होनी चाहिए। किसी भी पाकिस्तानी के खिलाफ अगर कोई इंक्वायरी है तो वो होनी चाहिए, और उसमें किसी को भी जो है उस पर इतराज नहीं होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि तरीन साहब के स्टेचर का आदमी जो है वो इस किसी ऐसे मसले में पार्टी के खिलाफ या पार्टी पॉलिसी के खिलाफ इस हद तक चला जाएगा कि वो अपना जो है मकसद है कि पार्टी को ब्रेक कर दे। क्योंकि मेरी पर्सनल भी
मुलाकात हुई है तरीन साहब के साथ। अच्छा। और उन्होंने ही वॉज वेरी क्लियर कि जी उन्होंने कहा जी कि मैं अपनी खुद बनाई हुई पार्टी को कैसे उसको तोड़ने का सबब बन सकता हूँ। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि वो किसी ऐसी हद की तरफ या किसी ऐसे ग्रुप बंदी की तरफ जाएं जिसमें कि पार्टी का नुकसान हो जी। लेकिन सर वो एक तरफा ट्रैफिक तो नहीं चला सकते ना, अगर खान साहब की तरफ से, मरकजी क़यादत की तरफ से कोई पेशरफ्त नहीं होती, कोई उनसे बातचीत नहीं होती, उन्होंने तो अपने साथ अपने साथियों को खड़ा करके दिखा दिया। और कहा यह जा रहा है कि बहुत सारे और लोग भी हैं जो उस दिन उनके यहाँ नाश्ते पे नहीं जा सके, कुछ और लोग हैं जो उनके साथ मौजूद, और आपको पता ही है कि उनकी कितनी हिमायत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। देखिए पहली बात तो ये है कि ये खान साहब का जो है वो पसंद या नापसंद का इशू तो इसमें है नहीं जी। ठीक है। ना ही इमरान खान साहब ने ये कोई उनके खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट की है। एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, गवर्नमेंट के एक इंस्टीट्यूशन ने वो इनिशिएट किया है, तो वो उसको पूरा हक है कि अपना इन्वेस्टिगेट कर ले, तो चेक कर ले। तो ये इसको कोई पर्सनल लाइक किस्म का कोई ग्रज बिटवीन जेकेटी एंड आई के वो ये उसमें ना इसको उलझाया जाए, ऐसी बात हरगिज नहीं है जी। ठीक हो गया। राना साहब, आपकी जमात पहले ही कह रही है जी कि नैब जो है वो पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन के लिए एक आले के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अभी इब्राहिम साहब कह रहे थे जिन्होंने बनाई है वो जमात, अब वो भी यही कह रहे हैं कि मुझे हदफ बनाया जा रहा है और मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। अनासर हो सकते हैं, वो ब्यूरोक्रेटिक भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस पीटीआई के अंदर की भी हो सकती हैं, लेकिन समहाउ जो आप लोगों की जमात कह रही है और अपोजिशन के बाकी जमातें पीपल्स पार्टी समेत कह रही है नैब के हवाले से, अब पीटीआई के अंदर से ऐसी आवाजें आ रही है, आपको लगता है कि हुकूमत कुछ इस बारे में अब सोच विचार करेगी कि वाकई नैब की कारकर्दगी को, नैब के तरीक़ाकार को, नैब के कानून को वाकई बदलने की ज़रूरत है? थैंक यू वेरी मच। एट द वेरी आउटसेट मैं आपसे अर्ज़ कर दूं, ये दोगली पॉलिसी है। अगर मुस्लिम लीग नून के लोग हैं तो उसमें तो उनकी ख़ातीन को भी अरेस्ट कर लेते हैं नैब वाले, जैसे मरियम नवाज को किया गया, और उनके सीनियर लीडरशिप को अरेस्ट करके बेमुहाबा रिमांड पर रखा गया। और तरीन साहब के लिए एफआईए में तो 14 दिन का रिमांड होता है, वहाँ 90 दिन का रिमांड होता है, उसमें बेल नहीं हो सकती। बात ये करने वाली है, इसमें भी तरीन साहब के साथ एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है, कुछ इज़हार मोहब्बत का इजहार भी किया जा रहा है उनके साथ। अच्छा, अगर ऐसा होता जैसे दूसरों के साथ सख्तियाँ की गई हैं तो शायद इनके साथ भी होती। सर उनके बैंक अकाउंट जो है वो फ्रीज कर दिए गए ये हैं, उनके ऊपर एफआईआर हो गई हैं, मतलब और क्या करें, उन्होंने कोर्ट से जाके जमानत ली है। देखें नहीं मेरी सुने, एफआईआर होना हो गई हैं, ठीक है, लेकिन जब काल कोठरी में बंद करते हैं ये जाके और मुद्दत तक रखते हैं, और ये इन एफआईए के ख़िलाफ़ बेलों की नेचर और है, जो नैब में है वो और है, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, उसमें जुल्म की एक दास्तान है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि तरीन के साथ और बाकी लोगों के साथ जैसे नून लीग के लोग हैं एक जैसा ट्रीटमेंट किया जा रहा है। सही। ये मैं नहीं समझता कि उस तरह की मैं ईमानदारी से महसूस करता हूँ। अगर वाकई ये था कि उस तरह की विक्टिमाइजेशन जैसी उन्होंने की है तो फिर इनके साथ भी करते, जो मैं समझता हूँ पहले भी नाजबाजी की है, नहीं होने चाहिए नाजबाजी। आपने ख़ुद कह दिया कि अदालतें कह रही हैं ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है और बाकी सारी इसमें बहुत सारे फॉल्ट लाइन्स हैं, तो इसलिए ये थीसिस जो है ना ये दुरुस्त नहीं है। मैं बड़े अदब से कहता हूँ कि एक जैसा ट्रीटमेंट किया जा रहा है। ठीक है इमाम साहब, अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है, पता चल जाएगा। ठीक है इमाम साहब, आपकी जमात की तरफ से कुछ दावे सामने आए कि जहांगीर खान तरीन साहब शायद पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में हैं, यूसुफजई गिलानी के साथ तो जाहिर है वो राब्ते में थे, और यूसुफजई गिलानी साहब अब बड़े एक्टिव वापस पॉलिटिक्स में हो गए। चेयरमैन सेनेट का इंतखाब तो वो नहीं जीत सके, लेकिन वो अपोजिशन लीडर वहाँ पर मुकर्रर कर दिए गए हैं। आज आपकी जमात जो वहाँ पे उनको हिमायत जिन सेनेटर्स की हासिल थी 2 नंबर उसमें मज़ीद भी आ गए हैं, तो अब
तरीन साहब तो कह रहे हैं जी मैं तो कोई पीपल्स पार्टी में नहीं जा रहा, लेकिन आप समझते हैं कि ये जो जनूबी पंजाब का सारा मामला था, जनूबी पंजाब का जो सूबा बनाने की एक मूव थी वो गिलानी साहब ने एक दफ़ा चलाई थी जब वो खुद प्राइम मिनिस्टर थे, तो तरीन साहब और पीपल्स पार्टी कोई नेक्सस बन सकता है इमाम साहब? इस पर मैं भी राना साहब की तरह अपनी राय दूंगा कि ये जो है मसावी नहीं है। जो है जिस तरह नून के लोग टारगेट हैं, ऐसे पीपल्स पार्टी के लोग भी टारगेटेड हैं। फरियाल तारपुर का आपने देखा होगा कि उनको जो है रात की तारीख में हॉस्पिटल से उठाकर जो है वो जेल मुंतकिल किया गया। जरदारी साहब 10 साल से ज्यादा जो है जेलें काट चुके हैं, उनके खिलाफ भी हो रहा है। सलीम मांडविया वाला साहब के साथ भी जो है ना ये सब हो रहा है। तो ये मसावी तो बिल्कुल जो है ना, नैब जो है बिल्कुल मसावी उनका जो है सिलसिला तो है ही नहीं। हमारे लीडर तो पहले ही कह चुके हैं कि नैब और जो है इकोनॉमी एक साथ नहीं चल सकती। अच्छा, जहां तक आपने जो है जहांगीर तरीन साहब की बात की, ये देखें सियासत में जो है दरवाजे कभी भी किसी के बंद नहीं हुआ करते। मेरे इल्म में ये तो नहीं है कि वो किस सतह पर जो है वो हमारे साथ, हमारी क़यादत के साथ जो है वो टच में है, लेकिन जाहिर है कि पॉलिटिकल आदमी है और उसका जनूबी पंजाब में काफ़ी रसूख है। अगर वो आएंगे तो हम तो ज़ाती तौर पर खुशी महसूस करेंगे, उनको वेलकम भी करेंगे, लेकिन पार्टी में बहरहाल वो डिसाइड होगा जो कुछ भी है जो है ना। जहाँ तक जनूबी पंजाब की बात है तो देखें, इन्होंने ये पीटीआई ने यही नारा लगाया था और जिसकी वजह से जो है उनको शायद वहाँ से कुछ पसंदगी मिली, लेकिन ये टोटली फेल हो चुके हैं उस प्रोविंस को, बल्कि जो सेक्रेटरीट वगैरह है वो भी सारा कुछ जो है वहाँ से खत्म हो रहा है। तो ये तो मैं समझता हूँ कि जो है जनूबी पंजाब के खुद लोग जो है वो खड़े होंगे इस हुकूमत के खिलाफ, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अपोजिशन में उनको जो है वो ताउन मिलता जाएगा। जिस तरीके से आपने कहा, अपने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेट में हारे नहीं है, वो जीत चुके थे, और वो जो 7 वोट हैं वो भी एक प्लान के तहत उनके खराब किए गए हैं। बहरहाल वो अपोजिशन लीडर बहरहाल बन गए हैं और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमें दूसरी सियासी पार्टियों की भी अब हिमायत हासिल हो रही है। और आपने देखा कि सेनेट में भी हमने हाल ही में हुकूमत की एक करारदाद को डिफीट भी दी है अपोजिशन ने। तो इंशाल्लाह जो है हम फेस करेंगे और हर चीज़ पर करेंगे, नैब में भी कर रहे हैं। ठीक है, और नए लोगों को भी वेलकम करेंगे। ठीक है। अच्छा, हम एक ब्रेक लेंगे, मैं वापस इब्राहिम साहब आपके पास आऊँगी कि अगर आप कह रहे हैं कि अपनी हाथ की बनाई हुई जमात, तरीन साहब कहते हैं वो कैसे तोड़ सकते हैं, लेकिन अब तरीन साहब का मुस्तकबिल क्या है? उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं वो फ्रीज़ हो चुके हैं, उनको बहुत ज़्यादा टफ टाइम मिल रहा है, FIRs हैं, फिर एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की वो बात कर रहे हैं, गिला कर रहे हैं। सिर्फ वो नहीं कर रहे, उनके साथ जो लोग हैं, आपकी भी मुलाकात हुई, मैं आपसे भी पूछूंगी, वो लोग भी कर रहे हैं। और अब PTI के वो लोग जो तरीन साहब के हिमायती हैं वो अपनी ही हुकूमत की कारकर्दगी पर भी तनकीद करना शुरू हो गए। इस पर बात करते हैं जी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इब्राहिम साहब, जो अभी तरीन साहब के हवाले से जो गुफ्तगू हुई, आपने दोनों जमातों की बात सुन ली, नून और पीपल्स पार्टी तो ये कहती है जी कि अभी भी उनको लगता है कि मुसावी नहीं है, कुछ ना कुछ प्रिविलेज अभी भी हासिल है उनको, क्योंकि FIA की इंक्वायरी ज़ाहिर है कुछ और तरह से चल रही होती है। दूसरी जानिब हमने देखा था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं को जेल में बंद कर दिया गया, फिर ना उन पर फ़र्द जुर्म आयद हो सकी, ना केसेस साबित हुए। तो अब आप लोग करेंगे क्या? जो स्पेशली जनूबी पंजाब से एक पूरा ग्रोह आया था, उनके हवाले से तो यही कहा जा रहा था कि ये तरीन साहब की कोशिशों से आए हैं और उन्हीं की वजह से PTI अपनी हुकूमत बना सकी थी। आपके एक मेंबर ने ये भी कहा जी हमें तो फ़ौज लेके आई थी और अब वो भी तंग आ गए हुकूमत की कारकर्दगी से। तो आप जब इस तरह की बातें पार्टी के अंदर से आना शुरू हो जाएंगी तो खान साहब ये सारा का सारा नैरेटिव कैसे मैनेज करेंगे? पहली बात तो ये है जी कि मैं कुछ अपने ऑनरेबल जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके हवाले से थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर लूं। जी जी। वो ऐसे है कि इनको किसी भी सूरत में नहीं पकड़ते तो फिर भी इनको शिकायत है, पकड़ लेते हैं तो फिर भी इनको शिकायत है। और इस मुल्क की जो सिस्टम जिस तरह से तबाह किए गए हैं 85 से, सिस्टमेटिकली उस सिस्टम को मकसद है डिरेल किया गया, पोलिटिसाइज किया गया,
अब आप देख लें, मैं दो एक मिसालें सिर्फ कोट करूंगा। एक जो एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हमारे गिलानी साहब, जिनको कि मैं हरा के आया हूं, तो उन्होंने अपने $60 मिलियन जरदारी साहब के बचाने के लिए उन्होंने पूरे पाकिस्तान की आवाम के सामने वो खत ना लिख के वो पैसे उनकी जेब में डाल दिए और 6 महीने पहले अपना टेन्योर पूरा करने से रुखसत हो गए और अदालत से सजा भी झील ली, को आधे मिनट की या 1 मिनट। शर्जील मेमन साहब के जाके उस कमरे में से जो वो बोतलें बरामद की, तो उनकी सारा कुछ होने के बावजूद एक ग्रेड 10 या 11 के क्लर्क ने, या जिसको कहना चाहिए लैब अटेंडेंट ने, उनको 2 मिनट में उड़ा के रख दिया कि जी इसमें तो शहद थी और जैतून का तेल था। तो हम इस मुल्क में रह रहे हैं और ऐसी माफिया के अंदर इंट्रेंच्ड हैं कि इनको मकसद है अनफोल्ड करने सर के ऐसी लिए मिसालें टाइम तो आपकी लगेगा। अपनी जमात में भी, आपके वजीर हैं उनकी भी बॉटल्स जो हैं उसमें शहद था। ये तो पाकिस्तान की बदकिस्मती है, या ऐसी मिसालें बहुत है, सिर्फ पीपल्स पार्टी में नहीं आती। मैं तो बात कर रहा हूँ कि जहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपने हाथों से दी हुई चीज दे के बेबस हो जाए, तो मकसद है माफिया की की मैं आपको बात, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा ना, मैं उसको डिफेंड कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि इस हद तक सिस्टम को जो है वो डिरेल कर दिया गया है, पोलिटिसाइज्ड कर दिया गया है कि अब इसको ठीक करने में टाइम लगेगा और उसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मामला जो है अक्रॉस दी। ठीक है राना साहब, पीपल्स पार्टी के साथ अब आप लोगों की दूरियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आती हैं। ज़ाहिर है अभी उनकी सीईसी ने मिलना है और उन्होंने फैसला करना है कि वो क्या करेंगे, शो काज नोटिस का जवाब कैसे दिया जाएगा, ख़त की सूरत में दिया जाएगा या वो पीडीएम से निकलने का फैसला करेंगे। आप लोगों ने ये भी कह दिया कि अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी तो नून लीग भी नहीं देगी। बात तो वहीं पे आ गई जहाँ पे पीपल्स पार्टी की राय थी। तो फिर पीपल्स पार्टी को नाराज करने के बाद, पीडीएम को तोड़ने के बाद वापस उसी नुक्ते पे आके खड़े होने का फायदा मुस्लिम लीग नवाज को क्या हुआ है? इसमें मैं पहले जो शौकीन साहब ने बात कही है उसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। जी जी। कि आप देख लीजिए कि ओवरऑल जितने प्लान्स इन्होंने दिए हैं मीडिया पे भी अदरवाइज़ भी, कोई प्लान इनका इम्प्लीमेंट हुआ है आज तक? जिस नतीजे पे मैं पहुंचा हूं और सारे अवाम पहुंचे हैं, दे आर एब्सोल्युटली नॉन कॉग्निजेंट विद द साइंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। इनको अमल दरामद करने की साइंस के साथ कोई वाकफियत ही नहीं है। 3 साल गुजर गए हैं, लोगों की भूख में, लोगों के मसाइल में, गुर्बत में, बीमारी में, हर इशू पे इजाफा होता जा रहा है। अब फिर ये 4 रुपये पर यूनिट बिजली बढ़ाने के लिए तैयार हैं। लोग कहाँ जाएंगे? ख़ुदकुशी कर लेंगे? ये क्या करेंगे? ये मसाइल सबसे बड़े हैं। पॉलिटिकल मसाइल तो चल ही रहे हैं, ये तो इतने ज़्यादा गंभीर नहीं है जितने ये गंभीर हैं। बाकी आपने ये बात कही और फिर वो उस दिन उस खातून ने प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछा था बड़े अदब के साथ कि अगर आप हमें इजाज़त दें तो हम फिर घबरा लें थोड़ा सा। मुझे वो शेर याद आ गया आमिर नदीम कासमी का, क्योंकि वो तो कहते हैं कि नहीं घबराए नहीं, कि जब कभी भूख की शिद्दत का गिला करता हूँ तुम अकीदों के खिलौने मुझे ला देते हो। ये अकीदों के साथ चला है 3 साल। अभी आपका जो दूसरा सवाल था, ये पॉलिटिकल जो प्रोसेस होता है उसमें डिसेंशंस भी होती हैं, डिसएग्रीमेंट भी होते हैं, एग्रीमेंट भी होते हैं, नाराज़ हुए इकट्ठे भी हो जाते हैं। ये प्रोसेस चल रहा है। अभी ये पिक्चर सारी क्रिस्टलाइज होगी जब पीडीएम का अगला इजलास होगा। हो सकता है ये सूरत हाल बेहतर हो जाए, वो आपस में जुड़ जाएं। कोई ज़रूरी तो नहीं कि हमेशा एक दूसरे के साथ मुत्तफिक नहीं होंगे। ये एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है, कोई किसी का कुछ व्यू पॉइंट है, किसी का कुछ व्यू पॉइंट है। बाज़ औक़ात सारे व्यू पॉइंट कन्वर्ज भी हो जाते हैं लेकिन हमेशा नहीं होते, तो उसमें एक तरह से डाइवर्शन भी होती है। इसलिए कोई इतनी ज़्यादा फ़िक्र की बात नहीं है। ये मेरे ख्याल में इसमें एक बेहतर रास्ता निकलेगा। ठीक हो गया, एक और ब्रेक लेंगे जी, वापस आएंगे। इब्राहिम साहब से कारकर्दगी के हवाले से पूछेंगे। दोनों जमातों के जो रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी नून लीग के, उन्होंने पीटीआई की कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान जो उठाए हैं और जो हमें आदाद-ओ-शुमार नज़र आ रहे हैं। वर्ल्ड बैंक अभी कह रहा है कि इस साल बहुत महंगाई जो है वो भी बढ़ेगी और मैशत दबाव का शिकार रहेगी आईएमएफ के प्रोग्राम के लिए। और मैंने जैसे कहा था, शौकत तरीन तो अभी बहुत जल्दी नहीं आ पाएंगे। तो क्या आईएमएफ के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अभी की इकनॉमिक टीम है वो रीनिगोशिएट कर पाएगी, नहीं कर पाएगी,
क्या सूरत हाल बनेगी, इस पे बात करते हैं ब्रेक के बाद। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। और इब्राहिम साहब, आपने चैलेंजेस की बात भी सुन ली कि पीटीआई की कारकर्दगी खुद जो है वो इस बात का सबूत है कि आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जाहिर है आपको हफीज़ शेख को भेजना पड़ा घर, एक मुश्किल फ़ैसला था पीटीआई के लिए। शौकत तरीन अभी आपको अवेलेबल नहीं है, पॉलिटिकल सिचुएशन भी आपके लिए काफ़ी मुश्किल है। कल हम देखेंगे कि डस्का इलेक्शन में अब क्या सूरत हाल बनेगी। पिछली बार तो वहाँ पे बहुत बड़ा दंगल था, तो कैसे आप जो है वो सारी पॉलिटिकल सिचुएशन और इकोनॉमिक सिचुएशन को हैंडल करने का सोचते हैं? आप समझते हैं कि खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं, जमात के अंदर तकसीम हो गई, तरीन साहब के मामले के ऊपर बड़ी वाज़ेह तकसीम नज़र आ रही है और ये शदीद रद्द अमल भी हो सकता है इन लोगों का जो तरीन साहब के साथ हैं, तो क्या फोर्सी करते हैं आप अपनी जमात के लिए? पहले तो मैं रिस्पॉन्ड करूंगा जी कि कह रहे हैं कि जी कोई ऐसा प्रोजेक्ट बता दें। देखें 60s में यूब खान ने उस वक्त डैम्स बनाए थे या डैम्स पे इस वक्त काम आपके मुल्क में हो रहा है, जिसका फायदा जाहिर है आज से 5 से 8 साल बाद आपको सामने आएगा। जो मकसद है 25 रुपए वाली या 20 रुपए वाली बिजली के ये कॉन्ट्रैक्ट्स करके गए थे अपने अदवार में, वो बिजली अब हमें जो है अब डैमो से जो है वो 2 रुपए की पड़ेगी। और अगर हम सोलर वाली लें तो वो हमें अभी कैलिफोर्निया की कंपनी ने जो है कतर को दी है जी 800 मेगावाट सोलर, और वो उन्होंने दी है 1.56 सेंट्स, मीन्स के 2 रुपए और 50 पैसे पाकिस्तानी के मुताबिक पर यूनिट के हिसाब से। ठीक है। तो अब ये वो चीजें हैं जिसपे इन लोगों ने उस वक्त कितने बड़े बड़े ब्लेंडर कह लें या उसमें ये इन्वॉल्व थे कि इतनी महंगी बिजली इन्होंने वो तेल से बनाने वाले वो लगा के 7000 मेगावाट की जरूरत थी तो 11000 मेगावाट की करके और साथ कैपेसिटी पेइंग का भी साथ कर दिया कि हम इस्तेमाल करें ना करें आपको उसका जो है जी पेमेंट होती रहेगी। ऐसे मैंने दुनिया में आज तक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं देखे, और उसके बावजूद ये सब कुछ करने के और इकोनॉमी को इतना नीचे लाने के बावजूद जो है ये मकसद है कि आज बड़े फख्र से बैठ के कह रहे हैं। ये तो ऐसे है कि किसी आदमी को उठा के कुएं में डाल के फेंक के उसको कहो कि यार निकलो ना, निकल क्यों नहीं पा रहे हो, हालांकि वो कुएं में डालने वाले जो है वो यही लेकिन आपकी हुकूमत मतलब हुकूमत बनने से पहले तो खान साहब कहते थे ना, इब्राहिम साहब मेरी तो पूरी तैयारी है, मेरे पास तो टीम है। अब हम टीम भी बदलती हुई देख रहे हैं, फिर भी देखें टीम में जो काम करेगा वो आगे चलेगा। मैं डैम्स के हवाले से बता रहा था, हम जो ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं घरों की लोगों के लिए, उस पर काम स्टार्ट है। दैट्स अ ह्यूज एंड मेगा प्रोजेक्ट। हमने इंडस्ट्री को जो है रिवाइवल दिया है, जो कि मकसद है कि सारी मिलें टेक्सटाइल की वगैरह वो बंद हो गई थी, उनको रिवाइव किया है। इसके अलावा जो है जी आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को देख दें, हमने इतना उसको, हालांकि कोविड है, कोविड के बावजूद पाकिस्तान की इकोनॉमी उस तरह से वो माइनस में नहीं गई जितनी कंपैरेटिवली दूसरे ममालिक में हुआ। ये सारे कुछ होने के बावजूद हम अपने उसको जो है सर्वाइवल पे वापस ले आए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इन कमिंग डेज और कमिंग वीक्स एंड मंथ्स आप इसमें मजीद इम्प्रूवमेंट जो है वो देखती जाएंगी। ठीक हो गया। महंगाई का ये हवाला दे रहे, महंगाई का ये हवाला दे रहे थे, तो महंगाई के हवाले से देखें भैया, आपने 20 रुपए यूनिट वाली बिजली खरीद के आवाम को दे के अब हमें कह रहे हैं कि जी उसमें कीमत क्यों बढ़ा रहे हो। हम नहीं बढ़ा रहे, ये तो आपने तेल वाली लगाएंगे, उस वक्त आप अल्टरनेट एनर्जी की तरफ चले जाते तो हमें उसको फेस न करना पड़ता। ठीक हो गया जी, ठीक है। आप कह रहे हैं जो माजी की गलत पॉलिसियां थी उसका नतीजा है जो आज इकॉनमी की सूरत हाल है इमाम साहब, लेकिन जो अपोजिशन आप लोगों को करनी चाहिए थी और जिसके लिए आपने पर तोले थे पीडीएम की सूरत में, अब तो सारे सियासी मुबस्सरीन, सारे तज्जियाकार कहते हैं जी कि पीटीआई को तो बड़ा सेफ ग्राउंड मिल गया और पीटीआई को फ्रेंडली अपोजिशन मिल गई पीपल्स पार्टी की सूरत में, और पीपल्स पार्टी अगर पीडीएम से फॉर्मली अलग हो जाती है
तो जाहिर है वो कह रहे हैं जी कि हम फिर अपोजिशन लीडर भी शायद अपना कोशिश करेंगे असेंबली में। तो आपको नहीं लगता कि जो पीडीएम मुत्तहिद हो के इस हुकूमत को अकाउंटेबल कर सकती थी, वो सारा चांस अब आपके हाथ से निकल गया है? मैं थोड़ा इब्राहिम भाई को रिस्पॉन्ड करूं, ये डैम के हवाले से जो क्रेडिट ले रहे हैं इस गवर्नमेंट को, इसकी लैंड एक्वायर्ड उस पे मंसूबे का इफ्तिताह जो है बेनज़ीर साहिबा के दौर में हमारी गवर्नमेंट में किया था, फिर मियाँ साहब ने भी उसको आगे बढ़ाया और अब ये कंटिन्यू चल रहा है प्रोजेक्ट। तो ये ऐसा कह देना कि डैम इनके दौर में शुरू हुआ, ये गलत है। ठीक हो गया। राना साहब, आखिर में मैं डस्का इलेक्शन पे आपसे और इब्राहिम साहब से एक एक कमेंट लेना चाहती हूँ। डस्का इलेक्शन कल है, नई मैनेजमेंट थी। पिछली बार हमने देखा था कि हुकूमती मशीनरी को बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे नाअहली उनके सामने आई। इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस रिलीज़ में भी कहा, फिर कोर्ट में भी उस नाअहली को और उस अदम जो सपोर्ट थी, अदम ताउन, उसको डिस्कस किया गया। कल आपको लगता है कि कल हालात ज़रा मुख्तलिफ होंगे पिछली बार के इलेक्शन से? जी, इसमें बिल्कुल बेहतर होंगे हालात, क्योंकि इसमें इलेक्शन कमीशन ने एक हिस्टोरिकल रोल प्ले किया है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको अप्रूव किया है उसके सारे एक्शन को। लेकिन इसमें अफसोस का पहलू ये है कि हमारे दोस्त जो हैं पीटीआई वाले, जो दावे तो बड़े करते हैं, अब आप देखें एक स्पेशल असिस्टेंट ने रिज़ाइन किया, उसने हाथ में डांग पकड़ी, बंदूकें पकड़ी, साथ उसने ग्रुप तैयार किए, उधर फायरिंग, बंदे उठा लो। अब आपको कोई सेल्फ एनालिसिस, कोई सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी तो करनी चाहिए ना। सिर्फ आप अखलाक के और किरदार के अपने दावे करते रहें जिनकी बुनियाद कुछ ना हो, ये पीटीआई के लीडरान के लिए भी एक लम्हा फ़िक्रिया है कि ऐसी तारीख को ना दोहराएं, क्योंकि इससे कौम को और उन पार्टीज़ को भी नुकसान होता है जो इस तरह की काम करने के बाद जीतना चाहती हैं। सही। ये एक बहुत अच्छी कहानी भी बन गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की तरफ से, और इसका एक नेगेटिव पहलू भी है जो पहले मौजूद है। उम्मीद है कि कल वो जो मनफी पहलू है उसको रिपीट नहीं किया जा सकेगा, और मेरा ख्याल ये कर भी नहीं सकेंगे। ठीक है। और बाकी साफ ज़ाहिर है जो पॉपुलर पार्टी है वो जीतेगी, आपको पता ही है जो पॉपुलर पार्टी है। इब्राहिम तो साहब, राना साहब कह रहे हैं कि ये पीटीआई के लोगों के लिए भी लम्हा फिक्रिया है कि जाहिर है खान साहब के पूरे बयानिए को नुकसान पहुंचा, वहाँ पे गलती किसी की भी थी, वो इन्वेस्टिगेशन तो जाहिर है वक्त जब उसको साबित करेगा कि किसने वहाँ पे पहल की इलेक्शन को सबोताज करने की। लेकिन कल आपकी जमात की तरफ से अब क्या हिकमत अमली होगी? आपने इंश्योर करना है कि कल पुरअमन इलेक्शन हो, किसी की जान ना जाए, कोई लड़ाई ना हो, क्योंकि गलती वहाँ पे किसी की भी थी, हुकूमत आपकी है, तो जाहिर है हम आप लोगों की तरफ ही देखेंगे। लेकिन बिल्कुल आप ये सही फरमा रहे हैं, जमहूरियत का मानी ही यही है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ राइट टू वोट, और अगर वही लोगों से बंदूक के या तलवार के उसमें साए में छीन लिया जाए तो वो फिर जमहूरियत तो नहीं रहती, वो तो एक गासबाना तरीका हो जाता है। मैं ये कहता हूँ ये तरीका वारदात किसी भी पार्टी की तरफ से भी हो वो कंडेमेबल है। और हाँ, जो इलेक्शंस के हवाले से डस्का का मामला है वो वाकई ही हमारी गवर्नमेंट है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एंड वी विल मेक श्योर एंड वी विल इंश्योर कि उसमें किसी किस्म की जो है वो कोई गड़बड़ ना हो कल के इलेक्शंस में, और शफाफियत के साथ वो इलेक्शन हो जाए। एक सीट हारने या जीतने से का मसला नहीं है, ये जमहूरियत की बका का मसला है, और उसको इंशाल्लाह मरसूरत इंश्योर करेंगे कि ये पीसफुली ये कल प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा। जाहिर है किसी ने हारना है, किसी ने जीतना है, वो तो वो जिसको अवाम चाहेंगे वोट दे के बना देंगे, और जिसने हारना है वो हार जाएगा जी। तो जमहूरियत को कायम होना चाहिए इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट। मैं इस बात के साथ 100% एग्री करता हूँ। थैंक यू सो मच। इसी नोट के ऊपर हम अपने प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे जी। इब्राहिम खान साहब, इमामुद्दीन शौकीन साहब और हमारे साथ राना मकबूल साहब थे, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आपने सुनी। कल के इलेक्शन की जो सूरत हाल होगी वो तो ज़ाहिर है कल हम सारे ही देखेंगे मिलके, और जिसको वोट पड़ेंगे ज़्यादा वो जीत जाएगा। माहौल के हवाले से जो वहाँ के वोटर्स के कंसर्न हम सुन रहे थे, उनको अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी का भी ख्याल है, लेकिन जैसे इब्राहिम साहब पीटीआई के नुमाइंदे ये कह रहे थे कि हुकूमत में होते हुए वो इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि फ्री, ट्रांसपेरेंट, इंडिपेंडेंट और पीसफुल इलेक्शन का इनेकाद हो सके कल। रही बाकी जो सूरत हाल सियासी, तो सियासी हलचल तो चलती रहेगी। ज़्यादा मसाइल जो आवाम के हैं जब तक उनका हल होना
लोगों को नज़र नहीं आएगा तब तक जाहिर है वो हुकूमत से सवाल भी करेंगे, हुकूमत पे तनकीद भी करेंगे। लेकिन जो ज़्यादा अहम मामला है वो यही है कि पाकिस्तान की मईशत में ऐसी पॉलिसियाँ लाई जाए जो सस्टेनेबल हों, जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ हों, और एडॉक जो थोड़ा सा कहते हैं ना डंग टपाओ वाली पॉलिसियाँ, उनसे पाकिस्तान जान छुड़ा ले। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।